मैं उन लड़कियों में से थी जिन्हें अपने बिस्तर पर सोने का बहुत ज़्यादा शौक था। शायद उसकी वजह ये थी कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और हमेशा अपनी माँ के पास सोती थी। भले ही मैं छोटी थी, लेकिन जब सब सो जाते और कमरे की रोशनी बंद हो जाती, तो भी अगर माँ पापा को बुलाकर अपने पास आने को कहती, तो मेरी आंखें खुल जाती थीं। जब मैं छोटी थी और माँ मुझे सलाने के बाद पापा के पास जाती, तो मैं जाग जाती और रोना शुरू कर देती। मुझे माँ के बगैर बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। जब तक मैं माँ के चेहरे पर हाथ नहीं रख लेती, मुझे सुकून नहीं मिलता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी और समझदार होती गई, माँ ने मुझसे कहा कि अब मुझे अपनी बड़ी बहन के साथ दूसरे कमरे में सोना चाहिए। मैंने फौरन इनकार कर दिया और माँ के सीने से चुप गई। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस आपके ही पास सोऊंगी, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। माँ एक ठंडी सांस लेकर कहती थीं, बेशर्म, तुझे तो जरा भी शर्म नहीं है। इस वक्त मुझे उन बातों का मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, एक रात जो आवाज़ मैंने सुनी, उसने मुझे हैरान कर दिया। इस रात में अचानक जाग गई और जब माँ मुझे सलाकर पापा के पास गईं, तो मैंने कुछ अनजान आवाज़ें सुनी। पहले तो मैंने सोचा कि माँ का पला पकड़ लूं, लेकिन फिर चपचाप आंखें बंद करके उन आवाज़ों को सुनने लगी। उन आवाज़ों ने मेरे कानों को सर्ख कर दिया। मैं खामोशी से आंखें बंद की आवाज़ें सुनती रही और उसके बाद तो ये जैसे रोज़ का ही माहौल बन गया था। ये तजुर्बा मेरे लिए कुछ नया और अनोखा था, जिसने मुझे बहुत जल्दी समझदार और पुख्ता बना दिया। शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी और हर बात की तह तक जाने की कोशिश करती थी। मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता शर्म महसूस होने लगी थी, इसलिए मैंने खुद ही इस कमरे में सोना शुरू कर दिया जहाँ मेरी बहनें सोती थीं। मुझसे बड़ी 3 बहनें और 2 भाई थे। वक्त गुजरता गया और सब शादी की उम्र तक पहुंच गए। मेरे तमाम भाई बहनों की मुझसे पहले ही शादियां हो गईं। जब मेरी शादीशुदा बहनें किसी तकरीब के लिए हमारे घर आती, तो रात को छप कर तीनों आपस में बातें करती और खूब हंसते। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचती, सब चुप हो जाते। जब मैं इनसे पूछती कि क्या बातें हो रही हैं, तो वो मुझे कहती, तुम अभी छोटी हो। हालांकि मैं 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो मुझे अभी भी बच्ची समझती थीं। आहिस्ता आहिस्ता मैं इतनी चालाक हो गई कि जब भी मेरी बहनें आती, तो मैं जानबूझकर सोने का नाटक करती और उनके बीच बिस्तर पर सो जाती। फिर वो तीनों बैठकर चटकलें लेते हुए आपस में बातें करती, जो शोहर बीवी के दरमियान होती हैं। मेरी तीनों बहनें हमेशा आपस में सब कुछ शेयर करती थीं और साथ मिलकर शरारतें करती थीं। मैं भी उनकी बातें सुनती थी और खुद को काबू में रखने की कोशिश करती थी। शादी के बाद की जिंदगी खुशियों से भर जाती है, ये बात मैं जान चुकी थी, इसलिए मेरे दिल में भी एक हलचल मचने लगी थी। मैं सोचने लगी कि काश मेरी भी शादी हो जाए, मेरा भी एक शौहर हो और मुझे भी अपने शौहर से वही प्यार मिले जो मेरी बहनों को मिलता है। शादी के बाद ये सब जायज़ हो जाता है और उसमें सुकून भी मिलता है। ये सोच सोच कर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। पढ़ाई पर तवज्जो देने की बजाय मैं शादी के बाद के ख्वाब देखने लगी। हर रात एक अजीब सी बेचैनी मेरी रग रग में समा जाती थी। मैं जब कमरे में अकेली होती, तो अपने फ़ोन पर इंटरनेट पर लड़कियों के रोमांटिक गाने देखती और फिर खुद को इस लड़की की जगह महसूस करती। मैं इस लड़की की जगह अपनी भाभी के शौहर की तसव्वुर करती और सुकून महसूस करती थी। एक दिन मेरी बड़ी बहन घर आई हुई थी। भाभी और मेरी बहन आपस में कुछ ऐसी बातें कर रही थीं, जिन्हें सुनकर मेरे मन में अलग ही ख्याल आने लगे और मैं फिर वही रोमांटिक वीडियो देखने लगी। इसी वक्त मेरी बहन जाग गई और उसने मुझे ये सब करते हुए देख लिया। उसने मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया।
फिर गुस्से में बोली, अपनी उम्र देख और अपने काम देख। मैं समझ नहीं पा रही थी तो पढ़ाई पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही थी। तो वक्त से पहले ही इन गलत कामों में पड़ गई है। तुझे बहुत शौक है अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने का। देखती हूँ, सुबह माँ से कहती हूँ कि तेरी ये बेटी एक दिन तेरा मुंह काला करके चली जाएगी। इससे पहले कि कुछ और बड़ा हो, इसे यहाँ से चलता करो। जब मेरी बहन को मेरी इस हरकत का पता चला तो मैं बहुत डर गई। मैं रोने लगी और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। लेकिन उसने मुझे खूब डांटा। अगले दिन मेरी बहन ने मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दिया, लेकिन ये वादा लिया कि अगर दोबारा इस तरह की फजूल वीडियो देखी तो इंजाम बरा होगा। मैंने भी तौबा कर ली थी, पर जब मैं कॉलेज जाती और अपनी सहेलियों को उनके बॉय फ्रेंड के साथ बातें करते हुए इस वक्त सुनती। मैं 18 साल की थी जब मेरी बहन ने जागने लगते। मैं 18 साल की थी जब मेरी बहन ने एक बार फिर मुझे फ़ोन पर वही वीडियो देखते हुए देख लिया। वो कहने लगी, तुझसे मन किया था ना, फिर भी नहीं मानी। लगता है तेरी जवानी कुछ ज्यादा ही जोश दिखा रही है। चल अब माँ को बताती हूँ। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने गुस्से में कह दिया, हाँ, खुद तुम लोग शादी की अपनी जिंदगी लुत्फ उठा रहे हो और मुझे एक वीडियो भी नहीं दिखा रहे और मुझे एक वीडियो भी नहीं देखने देते। इससे अच्छा तो माँ से कह दो कि मेरी भी शादी करवा दो। मैं शादी के लायक हो चुकी हूँ, घर के काम भी अच्छे से कर लेती हूँ। ये और पढ़ाई लिखाई में मेरी वैसे भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। जब भी मैं कुछ कहती हूँ लोग मेरी माँ बनकर मुझे डांटने पर तले रहते हैं। मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा, किया ज़माना आ गया है, जब ससुराल जाओगी तब सीधी हो जाओगी। ससुराल में सिर्फ शोहर ही नहीं होता, बल्कि ढेरों जिम्मेदारियां भी होती हैं। हम तो ससुराल की थकान लेकर मायके में आकर चैन की सांस लेते हैं। रात को शौहर का मूड देखना पड़ता है, गुस्सा सहना पड़ता है, और सुबह से नंद देवरानी और जेठानी दिमाग खराब करती हैं। महंगाई और बिजली के बिल वैसे ही सर दर्द देने के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हें शादी आसान लगती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कहाँ समझने को तैयार थी। मेरे लिए भी रिश्ता देखा जाने लगा। सबसे पहले जो रिश्ता आया वो मेरी भाभी के खानदान का था। मेरी भाभी तो वैसे भी मुझे कुछ खास नहीं समझती थी और नहीं समझती थे और मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में थी। जब लड़के की तस्वीर दिखाई गई तो वो बहुत खूबसूरत था। इसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। इसके साथ शादी के बाद का ख्याल आते ही मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ने लगी। हमारे घर वाले सादगी पसंद थे, इसलिए हमारी शादी भी सादगी से होने वाली थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और फिर वो दिन आ गया जब मैं मेहंदी लगाकर दुल्हन बनकर बैठी थी। खानदान की सारी औरतें आकर मेहंदी की रस्म निभाती थीं। मैं भले ही संजीदगी से बैठी थी, लेकिन अंदर से मेरे में खुशी की लहर दौड़ रही थी। अगले दिन मैं अपने शोहर के पास पहुंचने वाली थी और इस ख्याल से ही मेरे अंदर हलचल मच रही थी और इस ख्याल से मेरे अंदर हलचल मच रही थी। शादी वाले दिन मेरे दिल में एक अजीब सी खलबली थी, लेकिन मैं तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जा रही थी तो एक बार मुड़कर अपने इस घर को देखा जिसे छोड़कर मुझे जाना था। आज मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी। बस बाद में जब मैं इस घर में वापस आती तो एक मेहमान के तौर पर आती। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन था। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं दुल्हन बनकर शादी हाल के लिए रवाना हो गई। शादी हो चुकी थी और मैं दुल्हन के तौर पर सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरा दुल्हा भी कुछ कम नहीं लग रहा था। लोग हमारी जोड़ी का मुवाजना चांद और तारों से कर रहे थे। मेरी शादी के बाद रुखसती का वक्त आ गया और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरी सास बहुत खुश मजाज
और आज़ाद सोच रखने वाली औरत थीं। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मेरी सास हैं, बल्कि वो अपने बेटे की बड़ी बहन लग रही थीं। उनका बर्ताव ऐसा था कि मुझे भी खुशी थी कि शादी के बाद हम दोनों सास बहू नहीं, बल्कि माँ बेटी बनकर रहेंगे। जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरी सास ने साड़ी पहनी हुई थी और बाल खुले हुए थे। वो वाकई माँ कम और बड़ी बहन ज्यादा लग हाल बैठाया। उन्होंने बेड पर बैठी तो मेरी सास पास आकर बैठ गईं। उन्होंने बेड पर बैठी तो मेरी सास पास आकर बैठ गईं। उन्होंने मेरा दुपट्टा थोड़ा पीछे करके ठीक किया और मेरी तरफ देखकर कहने लगीं, तुम्हें देख तो मेरा बेटा बहुत खुश हो जाएगा। तुम बहुत खूबसूरत हो और अपने शोहर को सही तरह से संभाल लोगी। ये सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। मैं ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें कर सकती हैं। मैं मुस्कराई तो वो कहने लगा कि मेरी सास इस तरह की बातें कर समझो। मैं मुस्कराई तो वो कहने लगे, अरे बहू, मुझे बाकी सास जैसा मत समझो। तुम मुझसे बगैर झुझक कुछ भी शेयर कर सकती हो। उनकी बातें सुनकर मेरा मन हल्का हो गया और मुझे यकीन हो गया कि हमारा रिश्ता सास बहू से बढ़कर दोस्ती का होगा। अगर सहागरात को लेकर मुझसे कुछ पूछना चाहती हो या कोई मसला है तो बताओ, फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहले ही शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि मेरे शोहर बहुत रोमांटिक होंगे और मेरी हर कोई ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन मेरी सास ने सोने पर सहागा कर दिया। मैंने उन्हें मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं पूछना। फिर भी वो मेरे पास बैठ गईं और आज के दिन लड़कों को कैसे खुश किया जाता है। मैं पूरे ध्यान से उनकी बातें सुनती रही। कुछ देर बाद जब सास माँ कमरे से बाहर गईं तो मैंने बाहर से आवाज़ सुनी। सास माँ अपने बेटे से कह रही थीं, बेटा, मेरी बहू को ज्यादा तंग मत करना। अगर मुझे सुबह शिकायत मिली तो मैं अपनी बहू को 1 महीने तक अपने पास बुला लूंगी। इस पर मेरे शौहर खामोश थे। जब वो कमरे में आए तो मैं फौरन सर झुकाकर बैठ गई। मेरे शौहर मेरे सामने आकर बैठे और जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे हसन की तारीफें करने लगे। उनकी तारीफ सुनकर मैं शर्म से मुस्कुराती रही। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सोने की अंगूठी मेरी इंगली में पहना दी और हाथ सहलाने लगे। मैं आज बहुत खुश थी कि आखिर वो रात आ ही गई थी, जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। शायद ही किसी लड़की ने मुझसे ज्यादा इस दिन के लिए इंतजार किया होगा। लेकिन जैसे ही मेरे शौहर मेरे पास आए इन के फोन पर एक कॉल आ गई। मेरे शौहर इस कॉल को देखकर संजीदा हो गए। वो फोन कान से लगाकर बालकनी में चले गए और काफी नहीं आ रहा था कि वो किससे बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात कर रहे हैं। मैं उठकर उनके पीछे गई, लेकिन तब तक वो फोन बंद कर चुके थे। मेरा शौहर काफी परेशान नजर आ रहे थे। मैं परेशान नजर आ रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उन्होंने कहा, बास ने मुझे एजेंट के तौर पर मुंबई जाने को कहा है। सुबह एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है जिसके सारे दस्तावेज मेरे पास थे। ये प्रोजेक्ट भी मैंने ही तैयार किया था। वैसे तो ये मीटिंग 1 हफ्ते बाद होने वाली थी, लेकिन जिसके साथ मीटिंग थी उन्हें रात में ही हर हाल में कहीं बाहर जाना है। इसलिए मुझे मुंबई के लिए निकलना पड़ेगा ताकि सुबह की मीटिंग में वक्त पर पहुंच सकूं। मेरे सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर चुका था। फिर सब जाग चुके थे। सास तो पहले से ही तैयार थीं और ससुर ने भी ढीला ढाला सा लिबास पहन रखा था। वैसे ये मानने वाली बात थी कि दोनों अपने जवान बेटे के वालिदैन होने के बावजूद खुद भी बिल्कुल जवान लगते थे। मेरी सास जो ना जाने सुबह शाम सर्ख गुलाब खाती थीं, उनके चेहरे की चमक देखकर मुझे लगता था कि मानो वो किसी रानी के बराबर हों। जब मेरे शौहर ने उन्हें बताया कि उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ेगा तो दोनों ही फिक्रमंद हो गए। वो कहने लगे, मत जाओ, तुम्हारी बेवी क्या सोचेगी,
आज तुम्हारी पहली रात है, खास रात है, मत जाओ। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि नौकरी चली जाएगी। इस रात का क्या है, हमने तो पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी है। मेरे शौहर जैसे तीसे समझाकर वहां से चले गए और मैं बस मुंह देखती रह गई। मैंने उनका सामान पिक करने में मदद की थी। मैंने और वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। सिसर उन्हें छोड़ने गए। सास मेरे पास आकर बैठ गईं और बार बार माफिर बैठ गईं और बार बार माफी मांगने लगें। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं हो जाता है। जब सिसर लौट कर आए तो दोनों अपने कमरे में लेट गई और मैं कपड़े बदल कर पर सोने के लिए लेट गई। अंदर से मैं बहुत बेचैन थी और सोच रही थी कि अब ये 2 दिन कैसे काटूं। खैर, जहां इतने साल निकाले हैं वहां 2 दिन भी निकाल लूंगी। इस रात में सो गई। सुबह कुछ मेहमान मेरे मुंह दिखाई के लिए आए थे। हर कोई पूछ रहा था तुम्हारा शौहर कहाँ है, दूल्हे के बगैर तो दुल्हन अधूरी होती है। इस तरह की बातें सुनकर मैं शर्म से लाल हो रही थी। फिर मेरे मायके से मेरी बहनें और भाभियां आईं। मेरी बहनें शरारत से पूछने लगीं, चलो अब कल रात के बारे में कुछ बताओ। तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास रख भी जाओ, इससे पहले ही तुम्हें छोड़कर चला गया। मैंने गहरी सांस लेकर अपने आप को संभाल लिया। मेरी बड़ी बहन मेरे पास आई और ताली बजाकर जोर से हंसी। इसने कहा जैसे को तीसा, जितनी बेताबी तुम्हें थी देखो तुम्हारे साथ किया हुआ। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, वरना अभी तुम्हारा गला दबा देती। फिलहाल 2 दिन बाद मेरे शौहर को वापस आना था। मुझे लगा कि ये 2 दिन पल झपते ही गुजर जाएंगे। मैं अपनी सास के साथ झपकते ही गुजर जाएंगे। मैं अपनी सास के साथ काफी घुल मिल गई थी। उनके चेहरे पर इतनी चमक्कियां भी ऐसी चमक के लिए तरस रही थीं। लेकिन मेरे शौहर मुझसे और दूर होते जा रहे थे। अब वो कहने लगे कि 2 हफ्ते बाद आएंगे, जबकि मैं यहाँ सास ससुर की खूब खिदमत कर रही थी। इस दिन जब मेरी सास ने हमारे लिए चाय बनाई और लिविंग रूम में लाएं तो मैं उनके पास ही बैठ गई। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा, अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्या खाती हैं? आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप एक जवान बेटे की माँ हैं। इतनी चमक तो आज की इनवारी लड़कियों मुंह में भी नहीं होती। मेरी बात सुनकर सास हंसते हुए बोले, अरे पागली, तेरे ससुर मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। इस उम्र में भी वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। जब और औरतें उन चीज़ों के लिए तरस रही हैं, मेरे पास वो सब कुछ है। फिर क्यों ना मैं किसी जवान लड़की की तरह चमकती रहूं। सास की बात सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। इस रात में मायूस होकर सोने की कोशिश करती रही, लेकिन आधी रात को बेचैनी इतनी बढ़ गई कि पसीने से भीग गई और गला सूख गया। मैंने देखा कि पानी का गिलास खाली था। आले था, उसलिए मैं किचन की तरफ चल पड़ी। लेकिन तभी मुझे सास ससुर के कमरे से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ें सुनकर मैंने सोचा कि आखिर देखूं तो सही वो इस वक्त क्या बातें कर रहे हैं। मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। बगैर सोचे समझे दरवाजे के पास कान आन लगाकर बातें सुनने लगी। जो आवाज़ें मैंने सुनी उन्होंने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया। ये लोग बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अभी भी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। मेरी सास कह रही थी, मेरी उम्र का लिहाज कर लो, घर में जवान बहू है। लेकिन जो जवाब मेरे ससुर ने दिया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं जो देर तक सोचती रही, मैं बगैर पानी पिए ही वापस कमरे में जा चुकी थी। काफी देर तक सोचती रही कि क्या जो मैंने सुना वो सच था या मेरी गलत फहमी थी। मेरा ससुर अपनी बेवी से कह रहा था, अरे तो क्या हो गया, वो कौन से दूध पीती बच्ची है, वो भी तो हमारे बेटे के साथ ऐसे ही प्यार मोहब्बत करने के लिए ही आई है। ये अलग बात है कि बेचारी अब तक उसके इंतजार में ठंडी पड़ चुकी है। ये सुनकर मेरे होश अड़ गए थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक ससुर अपनी बहू को लेकर इस तरह की बातें कर सकता है। सुबह जब सास ससुर कमरे से बाहर आए
तो मैं उनसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सुबह ससर से अजीब सा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि अब मैं उनकी नज़रों का इशारा समझ चुकी थी। वो मुझे सर से पाँव तक अजीब निगाहों से घूर रहे थे। जब मैंने शौहर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा, मैं मसरूफ़ हूँ, बहुत काम है, वापस आने में वक्त लगेगा। एक दिन सास का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो कहने लगे, बहू किचन में दवा रखी है, ज़रा दूध में घोल कर दे, इससे मुझे सुकून मिलेगा। मैंने दूध का गिलास निकाला और उनके ब्लड प्रेशर की दवा डालने की बजाय इसमें नींद की दवा मिला दी, जिसे पीकर मेरी सांस चकराने लगें और मैं उन्हें कमरे में लटा आई। लेकिन अब घबराहट हो रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसी वक्त मेरे शौहर का मेरी सास के फ़ोन पर कॉल आया। उन्होंने कभी मुझे कॉल नहीं किया था। मैंने फ़ोन उठाया और जैसे ही कान से लगाया, शौहर ने कहा, सुनो, अपनी बहू को बता दो कि मैं अब वापस नहीं आने वाला। मैंने यहाँ किसी और लड़की से चक्कर चला लिया है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सहाग रात को भी इसी ने मुझे फ़ोन करके दिल्ली बुलाया था। वो अमीर बाप की बेटी है और कह रही है कि अगर मैंने इससे शादी नहीं की तो मुझ पर केस कर देगी। यहाँ की पुलिस तो आप जानते हैं कितनी सख्त है। मजबूरी में मुझे इससे शादी करके इसके बच्चे को अपनाना पड़ेगा और बदले में मुझे भला किया रखा है आपकी इस बहू में। बहुत जल्द में आप दोनों को भी यहाँ बुला लूँगा, सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। बस किसी तरह इस नालायक बहू से पीछा छड़ा लो। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सारे सपने मिट्टी में मिल चुके थे। मैं अपनी सास को इस हालत में छोड़कर घर लौट आई। रो रो कर मैंने अपने वालदेन और भाइयों को सब कुछ बताया। वो फ़ौरन मेरे ससुराल पहुंचे और जमकर बहस हुई। मेरे सास ससुर ने यहाँ तक कह दिया कि एक बार जायदाद हम उसे भी छोड़ देंगे, फिर हम इंजली ही हमारी बहू रहेगी। लेकिन मेरे वालिद ने साफ मना कर दिया। कुछ सालों बाद अदालत में केस चला और मेरा अपने शौहर से तलाक हो गया। कम उम्र में ही मैंने ये सब झेला। मेरी बहन सही कहती थी कि शादी के बाद बहुत कुछ ऐसा होता है जो एक लड़की की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। जो मैं कभी हंसमुख चलबली और जज्बाती हुआ करती थी, अब खामोश रहने लगी थी। अब मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है। मेरे लिए कई रिश्ते आते हैं, लेकिन मर्दों पर से मेरा भरोसा से कांप उठ गया है। शादी का नाम सुनते ही मेरा दिल डर से कांप उठता है। आपको क्या लगता है? क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए या सब मर्द ऐसे नहीं होते? इस कहानी से ये सबक मिलता है कि शादी सिर्फ ख्वाबों और ख्वाहिशों का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, सब्र और सही समझदारी का भी है। जल्दी मैं या सिर्फ ख्याली बातों पर मबनी फैसले अक्सर बड़े दुख और पिछतावे का सबब बनते हैं। एतमाद और एहतियात बहुत ज़रूरी हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।